एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई स्पार्क इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी। खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, आखिर क्या है इनके पीछे का हिडन एजेंडा। हम अगले 1 घंटे में बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। जानेंगे कि आखिर किसान आंदोलन के पीछे का एजेंडा क्या है। साथ ही साथ बात करेंगे पीएम मोदी ने रेवाड़ी को विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने इस मौके पर। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की घटना पर माहौल गर्म है। एससी कमीशन ने कहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने जैसे हालात बने हुए हैं। तो इस पर भी सवाल पूछेंगे, होंगे कई अहम सवाल और जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के रेवाड़ी में 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर परिवारवाद का लगाया आरोप। कहा जो लोग भगवान राम को काल्पनिक कहते थे वो भी अब राम राम का नाम जप रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के लिए 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का किया लोकार्पण और शिलान्यास। विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम में कहा राजस्थान के डबल इंजन की सरकार तेज गति से कर रही है विकास के काम। किसान संगठनों से अब रविवार की शाम होगी फिर सरकार की वार्ता। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कल अच्छे माहौल में हुई सकारात्मक चर्चा। किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है केंद्र सरकार। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की घटना पर माहौल गर्म। एससी कमीशन ने कहा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने जैसे हालात। पुलिस ने बीजेपी के फैक्ट फाइंडिंग टीम को घटनास्थल से 30 किलोमीटर पहले रामपुर में ही रोका। तृणमूल नेताओं के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन जारी। और इंडिया गठबंधन में बड़ा बिखराव, तो विपक्ष ने ब्रांड मोदी के विरोध में एमएसपी गारंटी को बनाया मुद्दा। कांग्रेस ने अपने बैंक खाते फ्रीज होने का लगाया आरोप। वहीं आज से भारत जोड़ो यात्रा में दिखेंगी प्रियंका गांधी। तो सबसे पहले बात करेंगे रेवाड़ी की यात्रा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेवाड़ी की यात्रा रही है और वहां विकास योजनाओं की जो सौगात दी है उसकी बात करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के रेवाड़ी को 9,776 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। 9,776 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात मिली है आज हरियाणा के रेवाड़ी को। शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन क्षेत्र की परियोजनाओं का उद्घाटन
और शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम ने करीब 5,450 करोड़ रुपए की लागत वाली गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी है। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना, और इस परियोजना में मिलेनियम सिटी सेंटर को उद्योग विहार चरण 5 से जोड़ा जाएगा। तो उद्योग विहार चरण 5 से मिलेनियम सिटी सेंटर को जोड़ दिया जाएगा। पीएम मोदी ने लगभग 1,650 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एम्स रेवाड़ी की आधारशिला भी रखी। तो एक और एम्स मिला है हरियाणा को रेवाड़ी में। इसमें 720 बेड का अस्पताल, 100 सीटों वाला मेडिकल कॉलेज और 60 सीटों वाला नर्सिंग कॉलेज भी प्रस्तावित है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। ये बेहद महत्वपूर्ण रेल की परियोजनाएं रही हैं, जिसमें रेल मार्ग के खोले जाने और लाइनों के दोहरीकरण का काम हुआ। इसमें 4 रेल लाइनों का दोहरीकरण और रोहतक महम हांसी रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित करना शामिल है। तो 4 रेल लाइनों का दोहरीकरण हुआ है। प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में नवनिर्मित अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया। तो ज्योतिसर में नवनिर्मित अनुभव केंद्र का भी उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने। ये एक संग्रहालय है और ये संग्रहालय महाभारत की महाकाव्य कथा और गीता की शिक्षाओं को जीवंत करेगा। इसके साथ ही साथ एक जनसभा को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने, और उस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड को गिनाते हुए उनके परिवारवादी रवैये की निंदा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने परिवार को देश से ऊपर रखा है। पीएम ने कहा कि विकास की नई रफ्तार से देश आगे बढ़ रहा है और हरियाणा भी उसमें शामिल है। तो प्रधानमंत्री ने 9,776 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी आज रेवाड़ी को। और प्रधानमंत्री ने कहा इस मौके पर कि समय से अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि जो लोग भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, वो भी अब राम का नाम जप रहे हैं। देश की इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। आज पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजे राम लला के दर्शन कर रहा है। और तो और कांग्रेस के लोग, जो लोग हमारे भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बने, वो भी अब जय सिया राम बोलने लगे हैं। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड को गिनाया और उनके परिवारवादी रवैये की निंदा की। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ एक परिवार के हित को देश और देशवासियों के हित से ऊपर रखने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड इतिहास के सबसे बड़े घोटालों का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सेना और सैनिक दोनों को कमजोर करने का है। ये बातें याद रखनी जरूरी है, क्योंकि आज भी कांग्रेस की टीम वही है, नेता वही है, नीयत वही है और उन सब की निष्ठा एक ही परिवार के लिए है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए रुख करेंगे हरियाणा के रेवाड़ी का, जहां हमारे संवाददाता राजेश राज इस वक्त मौजूद है। राजेश, सबसे पहले तो इन परियोजनाओं के बारे में बताइए, किस तरह से ये हरियाणा के विकास की एक नई गाथा लिखेंगी?
देखिए, जो गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र पड़ता है निखिल, इसमें 3 जिले आते हैं, गुरुग्राम, रेवाड़ी और नूह। इन 3 जिलों से मिलकर एक लोकसभा क्षेत्र बना है गुरुग्राम, जहां पर एम्स की मांग जो है एक बहुप्रतीक्षित मांग थी और लगातार यहां की जनता जो है इस मामले को उठा रही थी कि उन्हें इलाज के लिए या तो जयपुर का रुख करना पड़ता है या रोहतक जाना पड़ता है या फिर हम दिल्ली जाते हैं और गुरुग्राम में घंटों जाम में फंसे होते हैं, जिसकी वजह से कई बार मरीजों की जान भी चली जाती थी और लोग एम्स दिल्ली पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देते थे। इस तमाम तरह की जो समस्याएं थी, इससे निजात दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम पेचीदगियों को दूर करते हुए, तमाम आशंकाओं को दूर करते हुए रेवाड़ी एम्स का शिलान्यास किया है, जो न सिर्फ हरियाणा के लिए बल्कि पड़ोसी राज्य राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ यह इलाका है। यहाँ पर कहीं ना कहीं इन दोनों राज्यों को भी इसका फायदा मिलेगा और हरियाणा के जो लोग हैं वो आराम से इलाज करा पाएंगे। और सिर्फ अस्पताल की सुविधा नहीं होगी, इसमें मेडिकल कॉलेज भी होगा, लगभग 700 से ज़्यादा बेड इसमें होंगे, नर्सिंग कॉलेज होंगे, मेडिकल कॉलेज होंगे और अन्य तरह की जो तमाम जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को इसमें बहाल किया जाएगा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम कह सकते हैं, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी, मरीजों को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ेगी। साथ ही गुरुग्राम को आपने देखा कि दिल्ली से गुड़गांव तक की जो यात्रा लोग मेट्रो से तो कर लेते थे, लेकिन जो रूरल जो एरिया था, जो ओल्ड गुड़गावा, जैसा कल राव इंद्रजीत सिंह जो सांसद हैं गुरुग्राम के और केंद्रीय मंत्री भी, उन्होंने कहा कि ओल्ड गुड़गावा जिसको कहते थे हम, वह ओल्ड गुड़गावा को मेट्रो की सौगात जो है मिल रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी आराम से गुड़गांव की चकाचौंध को देखने के लिए पहुंचेंगे। और किसी भी देश की जो प्रगति है निखिल, वह कनेक्टिविटी के मोर्चे पर ही आकर समृद्ध होती है। यह देखा जाता है कि हाईवेज, रोडवेज, मेट्रोवेज, रेलवेज, तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं की भी परियोजनाओं का चार जो कम से कम रेल खंड है उनको दोहरीकरण किया गया है और जो तमाम योजनाएं हैं। थोड़ी सी सियासत की बात कर लें, आपसे ये जानना चाह रहे थे, जिस तरह से कांग्रेस पर सीधा हमला बोला परिवारवाद पे, एक चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी ने रायबरेली में अपने परिवार को मदद करने के लिए, और आज प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे फिर से कांग्रेस के परिवारवाद के ऊपर हमला बोला है। किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चुटकी उन्होंने ली और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार 2013 में वो घोषित किए गए, दिल्ली के रामलीला मैदान में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी, उसमें जब प्रधानमंत्री पद के नाम का उद्घोष हुआ था, जब चुनाव में कूदने की बात हुई थी, उसके बाद जो पहली उनकी यात्रा हुई थी वो रेवाड़ी की हुई थी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने यहाँ पर करके रेवाड़ी के लोगों को भावुक बना दिया और कहा कि रेवाड़ी से उनका नाता रिश्ता बहुत ही पुराना रहा है। प्रधानमंत्री का सिर्फ ये उद्घोष था और उसके बाद लोग नारे लगाने लगे, अब की बार 400 पार, और ये नारे काफी देर तक लगते रहे। जय सियाराम, जय श्री राम के भी नारे लगे और प्रधानमंत्री ने इसी पर चुटकी ली कि कल तक जो लोग मजाक उड़ाया करते थे, आज वो भी जय सियाराम के नारे लगा रहे हैं। और इसी संदर्भ में उन्होंने कांग्रेस का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद की जो पराकाष्ठा है वह बड़ी अद्भुत है और कहीं ना कहीं देश को परिवारवाद का दंश जो है वो झेलना पड़ा है। और रायबरेली की जनता के नाम सोनिया गांधी के जिस पत्र का आपने जिक्र किया, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इशारा हम कह सकते हैं कि चुटकी उस तरफ जरूर रही होगी। प्रधानमंत्री ने हालांकि उसका जिक्र तो नहीं किया, ना ही नाम लिया सोनिया गांधी का, लेकिन कांग्रेस पर इशारों ही इशारों में उन्होंने तंज कसा और निश्चित तौर पर जो परिवारवाद है वह परिवारवाद उनके निशाने पर रहा। और हरियाणा के डेवलपमेंट की बात भी उन्होंने की और कहा कि जो पूरी सियासत है हरियाणा की, वह कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट की सियासत रही है और हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर होकर आगे बढ़ता, आगे निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसके लिए उन्होंने मनोहर लाल खट्टर की भी तारीफ की। जी, निश्चित तौर पर तो विकास के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण दिन रहा हरियाणा के लिए, और सियासत भी प्रधानमंत्री ने, जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने चुटकी भी ली और जो हरियाणा की जनता है उसको सचेत भी किया। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए राजेश राज। और
इससे पहले कि हम अगली खबर की तरफ बढ़े और बात करें कि किस तरह से जो किसान आंदोलन है वो चल रहा है और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि लोकप्रियता के रथ पर सवार है तो उनके खिलाफ मुद्दे तलाशे जा रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। मेरे भाई अरविंद कुमार की कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उन्होंने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था, जो अब भाभी के घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। पॉलिसी बाजार की टीम ने क्लेम दिलवाने में हमारी पूरी मदद की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे 2024 के संग्राम की, और जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुद्दे की तलाश में जुटे हुए हैं विपक्ष। आखिर किस तरह से मुद्दा तलाशने की कोशिश में जुटा हुआ है विपक्ष, इसकी बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष और अजय माकन का ने दावा किया है कि उनके पार्टी के अकाउंट आज फ्रीज कर दिए गए हैं। तो कौन सा ये अकाउंट है जो फ्रीज किया गया है, इसकी बात उन्होंने रखी है कि उनका जो पार्टी का मेन अकाउंट है और जो यूथ कांग्रेस का अकाउंट है वो फ्रीज किया गया। कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन का दावा है कि फ्रीज हुए हैं उनके पार्टी के अकाउंट। पार्टी का दावा है कि आयकर विभाग ने 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी है। तो ये कांग्रेस का कहना है कि और इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने दी है अंतरिम राहत। खाते नहीं होंगे फ्रीज, लेकिन सड़क पर घमासान जारी है। तो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल गए थे और वहां से उनको राहत भी मिली है, लेकिन सड़क पर जो घमासान है वो जारी है। पीएम मोदी के खिलाफ मुद्दे तलाशने में लगी पार्टी अब किसान आंदोलन में उसकी सक्रियता बढ़ाई है। उसने पीएम मोदी ने कांग्रेस का सिर्फ एक एजेंडा है और वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दो, जितना बुरा भला कह सकते हो, उनकी लोकप्रियता को कम करने की कोशिश करो। किसान आंदोलन के एक नेता ने कहा था कि मोदी की लोकप्रियता काफी है, उसे कम करना जरूरी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफर पूरा कर रही है, लेकिन उसके साथी जो है वो छूट रहे हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि यात्रा सफर जरूर पूरा कर रही है, लेकिन साथी जरूर उससे साथ साथ बिछुड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। सीट शेयरिंग पर राय और बात नहीं बन पा रही है और एक एक करके साथी जो है वो इंडिया गठबंधन से निकल रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला कल ही निकले हैं। आज राहुल गांधी की यात्रा यूपी में प्रवेश करेगी, वहां दस्तक देगी। सपा से अलग हुई पल्लवी पटेल इस यात्रा में शामिल होंगी। प्रियंका गांधी भी दे सकती हैं राहुल गांधी का साथ, यूपी से लड़ सकती हैं चुनाव, और इसका जिक्र या इसका इशारा सोनिया गांधी ने किया है। इस बीच सोनिया गांधी ने लिखी है रायबरेली के मतदाताओं को चिट्ठी, और इसी में उन्होंने परिवारवाद की बात की है और ये इशारा किया है कि उनके परिवार का ख्याल रखना। सोनिया गांधी ने की है लोगों से परिवार को लेकर भावनात्मक अपील। तो अपने परिवार की बात कही है कि उनके परिवार का ख्याल रखे रायबरेली के लोग। बीजेपी के दिनेश सिंह ने इसे बताया है धोखा, कहा कुछ भी नहीं किया है गांधी परिवार ने। दिनेश सिंह ने कहा कि हमेशा सत्ता में रहे कांग्रेस के लोग, लेकिन उन्होंने गांधी परिवार ने रायबरेली और अमेठी के लिए कुछ नहीं किया। दिनेश सिंह का दावा, हार के डर से पहुंच रही है राज्यसभा, कभी रायबरेली को पूछा तक नहीं। अखिलेश यादव ने यात्रा से पहले कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे, कांग्रेस से नहीं दी सलाह। तो 11 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे, दरअसल दिया था और कहा था कि हमारा गठबंधन हो गया। राहुल गांधी की यूपी यात्रा को कुछ इलाकों तक सीमित रखने पर हो रही है चर्चा की राहुल गांधी की जो यूपी में यात्रा प्रवेश कर रही है उसको केवल कुछ ही इलाकों तक सीमित रखा जाए, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो जो रूट था उसको फिलहाल काट ही दिया था। और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि हमें बताया गया है कि देश के मुख्य विपक्षी पार्टी के सारे बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। तो क्या कुछ कहा है उन्होंने, विस्तार से आइए सुनते हैं। मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं।
कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं और न केवल कांग्रेस पार्टी के, कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। और आइए देखते हैं कि विजय तन्खा ने क्या कुछ ट्वीट किया है इस पूरे मुद्दे पर। विजय तन्खा लिखते हैं कि आईएनसी इंडिया कैन ऑपरेट इट्स अकाउंट्स विद द लियन ऑफ आईटी डिपार्टमेंट देयर ऑन डायरेक्शंस। प्रेयर फॉर इंटरिम रिलीफ विल बी हर्ड ऑन वेडनेसडे। आईएनसी बैंक अकाउंट्स इनिशियल रिलीफ। ये लिखते हैं, कांग्रेस के नेता हैं, ये लिखते हैं कि इसके ऑपरेट किया जा सकेगा और डायरेक्शन दिया गया है जो ट्राइब्यूनल है दिल्ली का आईटी का, उसकी तरफ से। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यश श्रीवास्तव जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है वो जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ अवधेश कुमार जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो जुड़ रहे हैं और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा जुड़ रहे हैं। तो यश श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अवधेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत स्वागत। और विनोद जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। किस तरह से देखते हैं कि क्या ये जो पूरा जिसको कहते हैं कि एजेंडा कहा जाए, वो हम किसान आंदोलन से शुरू करते हैं, क्या ये इस वजह से है क्योंकि मुद्दा तलाश रहे विपक्षी दल, जिसमें कांग्रेस भी हाथ पांव मार रही है? निखिल, मैं अगर आपकी रिपोर्ट में आऊं तो जो आज का ये मुद्दा ये है आपका एजेंडा का, तो मुद्दा जो सीधे सीधे तो यही है, कांग्रेस से ही है कि मोदी बनाम मुद्दे हैं। तो ये मुद्दे के इसमें देखिए कि आज की ही खबर देखिए कि आज कांग्रेस के जो कोषाध्यक्ष हैं अजय माकन का उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हमारा जो है बैंक का सारे अकाउंट सीज हो गए। अब कांग्रेस पार्टी को अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने या काम करने या इलेक्शन के जो उनका कैंपेनिंग है वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है। लेकिन उसी समय में विवेक तन्खा जो कांग्रेस के ही नेता हैं लेकिन कांग्रेस के बड़े वकील भी हैं और वो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में उस बात को लेके जो कांग्रेस के कई वर्षों से जो आईटी रिटर्न का मामला है, ये सिंपली आप इस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं कि ये रिटर्न का मामला पिछले 5 साल पुराना है और उस रिटर्न के मामले में कि वहाँ पे इनकम टैक्स ने इस कार्रवाई करते हुए ये बातें की थी, जिसके में अगेंस्ट में विवेक तन्खा जो उनके वकील हैं वो ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन रखा था और उसमें ट्रिब्यूनल ने उनको एक मोहलत भी दी है और वो मोहलत अगली सुनवाई उनकी बुधवार को होगी, जैसा आपने अपने उनके ट्वीट से भी जानकारी दी जी। तो सवाल है कि आपने एक वन साइडेड तो ये बनाया मुद्दा और उनको लेके आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और सारे सोशल मीडिया के आप देखें कि उसमें हैंडल पे ये सिर्फ यही चल रहे थे कि कांग्रेस को आपने सारे अकाउंट बंद कर दिया, आपने फ्रीज कर दिया। आप ये लड़ाई जो है वो सीधे सीधे इस हद तक पहुंच गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पे उतरे। आपने देखा कि दिल्ली में आज किसान आंदोलन के एक गुट जो है उन्होंने भारत बंद का भी आह्वान किया, दूसरी तरफ से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उतरे और बुरी तरह से पूरे आपने देखा कि वो प्रदर्शन भी किया था। तो सवाल ये है कि ये बात तो थी कि आपको दूसरे साइड भी कहना चाहिए था कि ये सिंपली एक रिटर्न फाइल का मामला है, जिस रिटर्न फाइल पे ये कार्रवाई हुई थी क्योंकि आप 5 साल इग्नोर कर रहे थे। तो ये मुद्दे जो अलग अलग तरह से तराशे जा रहे हैं, ये नैरेटिव्स का जो दौर है उस नैरेटिव्स में ही आपने किसान के मुद्दे को भी ये रखा है कि जब आपने बात की कि किसान के जो एमएसपी के मुद्दे पे आज भारत बंद का समर्थन करते हुए कांग्रेस ने अपना ये समर्थन किया था, तो भारत बंद का असर आपने देख लिया। हमारे कई रिपोर्टर्स जो है वो ग्राउंड जीरो से उन्होंने भी रिपोर्ट की है कि सारे मंडियां खुले हुए हैं। शादी के इस सीजन में किसान जो है अपने पैदावार को वहाँ घरों में नहीं रख सकते, वो बाजार लाएंगे क्योंकि उनको कमाना है, उनकी रोजी रोटी है। लेकिन आपने भारत बंद का समर्थन दिया और लगा कि एक तरह से देश में एक बड़ा माहौल बनने वाला है। तो आप माहौल बनाने के उसमें इस तरह के मुद्दे गढ़ रहे हैं और इस मुद्दे के गढ़ने में पीछे की जनता में उस बात की क्या प्रतिक्रिया है या जनता उसको किस तरह से रिस्पांस ले रही है, इससे आपको ज्यादा लेना देना नहीं है। आप सिर्फ मुद्दे तलाश रहे हैं। ये मुद्दे तलाशने की जो मजबूरी है, जो आपने अपनी रिपोर्ट में बताई है कि इंडिया गठबंधन जिस तरह से जिस फॉर्म में आई थी, लगा था कि वो एनडीए को एक पूरी तरह से टक्कर देने की हालत में है, वो इंडिया गठबंधन सिमटते सिमटते अब सिर्फ राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक सीमित रह गई है। ये एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है। यश श्रीवास्तव जी से जवाब ले लेते हैं। यश श्रीवास्तव जी, आपने सुना, कह रहे हैं कि माहौल बनाने के लिए मुद्दे गढ़े जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ और कांग्रेस के पास दरअसल
मुद्दों की कमी है, इसलिए कभी अकाउंट फ्रीज हो गया, जब अकाउंट डी फ्रीज हो गया तो भी प्रदर्शन जारी है। और किसानों के साथ इस आशय के साथ खड़े हुए किसान, कल एक किसान नेता कह रहे थे कि मोदी की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है, इसलिए ये जो है उसको लेकर के आया गया है। हाँ, मैंने सुन लिया है आपका सवाल। आप ये बताइए मुझे, देश का लोकतंत्र और सारी चुनावी प्रक्रिया किसी तेल साबुन का ऐड है क्या, जो एक आदमी का ग्राफ ऊपर या नीचे चला गया तो ये देश के लिए सबसे बड़ी चिंता है? वो किसान ऐसा कहने पर क्यों मजबूर है? क्या इस पे किसी ने विचार किया है? कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज है तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मुद्दे तलाश रही है। वो सैकड़ों हजारों कर्मचारी जो इस समय मशाल उठा के बिहार में खड़े हैं, क्या उनके बारे में कोई सोच रहा है? आज कोई कर्मचारी यदि हड़ताल करने की सोचता है तो उसके साथ आप अत्याचार करके उसको दबा देते हैं। आज आप एक पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं, उनके सारे एम्प्लॉयज की तनख्वाह अटक गई है, बिजली के बिल और सारे खर्चे हमारे रुक गए हैं। और उसके बाद यदि कल को किसी और संस्था का, या चलिए आपका सरकारी चैनल है, अचानक अडानी जी की नजर पड़ जाए कि आपको बंद करके एनडीटीवी से रिप्लेस करना है और आपके सबके खाते फ्रीज हो जाएं, क्या तब भी आप यही कहेंगे? क्या ये देश एक रियलिटी शो बन के रह गया है जिसमें नरेंद्र मोदी के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं? देश के असली मुद्दे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता नहीं है। देश के असली मुद्दे हैं किसानों के साथ न्याय हो, गरीबों का उत्थान हो, सबको शिक्षा और स्वास्थ्य मिले। लेकिन ये सारे सवाल, कोई जवाब जब आप अपने कहा किसान के आंदोलन की, ये सारे सवाल तो आपके सामने तब भी खड़े थे। स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट थी आयोग की, वो तो पहले भी थी। 2006 से लेकर के 2014 तक आप सत्ता में रहे, तो ये सारे सवाल क्यों नहीं किए गए थे तब? 2014 तक निखिल जी 201 में से 175 उसके प्रावधान हम लागू कर चुके थे। 26 प्रावधान बचे हैं जो पिछले 10 साल में नहीं हुए। और यदि आप ये बोलते हैं कि स्वामीनाथन कमीशन और पहले हो गया था, तो बीच में अटल जी का भी एक कार्यकाल है। कांग्रेस को सवाल के कटघरे में खड़े करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम सवालों का स्वागत करते हैं, लेकिन देश इस समय में मजाक की स्थिति में नहीं है। करोड़ों लोग बेरोजगारी भुगत रहे हैं, हर 3 में से 1 व्यक्ति पढ़ाई या नौकरी ढूंढना छोड़ चुका है। ठीक है, ये मुद्दे आप लेकर आते तो जरूर आपसे सवाल ये कहा जाता कि लेकर आए हैं, क्योंकि आप किसानों के जैसे ही मुद्दा आया आप उनके साथ खड़े हो गए, तो इसलिए जरूर कहा जाएगा कि मुद्दे तलाश रहे हैं। ये सवाल जरूर आपसे पूछा जाएगा। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है आप, एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है यश जी, तो इसलिए सवाल आपसे पूछा जाएगा। ये भी सवाल पूछा जाएगा कि जिन राज्यों में आपकी सरकार है, कंकरेंट लिस्ट में है कृषि का मुद्दा, आप वहां ले आते, लेकर आए, दम दिखाएं, उसके बाद करें केंद्र सरकार के ऊपर। इसलिए कहा जा रहा है कि मुद्दे ढूंढ रहे हैं। बहरहाल मैं जाऊंगा अवधेश कुमार जी के पास। अवधेश कुमार जी, आप ने सुना दोनों हमारे साथियों को, दोनों वक्ताओं को, ये कह रहे हैं, एक कह रहे हैं कि मुद्दे तलाश रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं कि मुद्दे जो हैं वो दरअसल कुछ दूसरे हैं, ये मुद्दे सही है ही नहीं है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने इस देश के समक्ष जो भी मुद्दे उठाए हैं नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर, और जो कुछ भी उठाया है वो मुद्दे ऐसे नहीं रहे हैं कि आम जनता को अपील करके उसको कांग्रेस के समर्थन में खड़ा करे। कांग्रेस इसको समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अब जो अकाउंट की फ्रीज है वो हम लोग भी मानते हैं कि मुझे भी जब सुना तो मुझे भी हैरत हुई है, लेकिन अब मेरे पास पूरी जो जानकारी आई है ये कानूनी पेचीदगी है। 135 करोड़ रुपए का डिमांड बकाया था, मूल्यांकन के मद में 103 करोड़ रुपए की डिमांड और 32 करोड़ का ब्याज शामिल है। तो ये आयकर का कानून है, कानून ठीक है, आयकर का कानून है। विनोद जी, अब आपके पास है, उससे पहले शायद आधी बात आपने सुन ली होगी यश श्रीवास्तव जी। ये कह रहे हैं जी, मैं यश जी का सुना था। यश जी को सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि हमें सब, मुझे लगता है कि वो जानकार तो हैं, ये कम से कम उनके नॉलेज में मैं डालता हूँ कि ये ट्रिब्यूनल का जो है वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, ये हमसे बेहतर वो जानते होंगे। और ट्रिब्यूनल जो है वो गवर्नमेंट नहीं है, ये ट्रिब्यूनल का फैसला है। और जैसा कि अभी अवधेश जी बता रहे थे कि ये मामला जो है पिछले कई सालों का है, जो 132 करोड़ का रिटर्न फाइल का मामला है। अब इस मामले का फैसला ट्रिब्यूनल में होना है, लेकिन ये आप सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, सरकार का इससे क्या लेना देना है, ये हमसे वो बेहतर जानते हैं। लेकिन इस बात को वो जिस तरह से किसान के आंदोलन पे कभी आते हैं, कभी उस आंदोलन पे आते हैं, तो जो अभी अवधेश जी बता रहे थे कि आप मुद्दे तो करते हैं। 2019 में आपने राफेल का मुद्दा बनाया, चौकीदार चोर लेके आए,
तो वो कितना लोगों में अपील कर पाया। ये आज का जो एमएसपी पे आपने जो कानूनी गारंटी की बात कर रहे हैं, अब पूछिए उनसे, कांग्रेस के प्रवक्ता से, इस देश में किसान का जो कि पूरे किसान की आप भी बात करें, 1% के होल्डिंग्स हैं जिनको 5 एकड़ से ज्यादा जमीनें हैं और वो एमएसपी के फायदा ले रहे हैं। उसमें से कितने % फायदा ले रहे हैं? बाकी जो यहाँ इतने % के लोग हैं जो 5 एकड़ से जमीन जिनके नीचे है या एपीएमसी के मंडी बिहार जैसे राज्यों में नहीं है, उन किसानों का क्या होगा? उनको कौन सी गारंटी मिलेगी? और जो फसल पे अभी एमएसपी मिल रही है, ये भी हमें जानने की जरूरत है कि वो फसल जितने किसान पैदावार कर रहे हैं उसके कुछ % आप कह सकते हैं, 20% मैक्सिमम, 80% का फिर मार्केट क्या होगा? तो ये बात, इसमें भ्रम फैलाने से ज्यादा ये बात हमें समझने की जरूरत है कि मार्केट तय करता है सप्लाई डिमांड के हिसाब से, और सप्लाई डिमांड का जब तक ये बना नहीं रहेगा इस देश में, जैसा कि आपने अभी दिखाया, जो मंत्री जी भी कह रहे थे, आप अपनी रिपोर्ट में भी दिखाएंगे कि आप पल्सेस को देखिए। इस देश ने पहली बार इस तरह से एक आत्मनिर्भर बनने के लिए दाल के मामले में आत्मनिर्भर बन रहा है, वो भी जब इसमें एमएसपी आया है। तो आप कुछ फसलों तक इसको सीमित रखने के बजाय जब तक सारे किसान को, मैक्सिमम किसान को इस पॉकेट में नहीं लाएंगे, तब तक ये मामला कोई कानूनी गारंटी से हल नहीं होगा। ये बात समझने की जरूरत है, जो कांग्रेस इस तरह से समझाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, दो बातें आई इस बीच में, आपका कनेक्शन कट गया था यश जी। 2 बातें सामने आई। एक तो ये कि ये जो पूरा एमएसपी का मुद्दा है, आपने कहा कि 201 में से 175 मांगे आप लोगों ने मान ली थी और उसको लागू कराया था, लेकिन आप ही के मंत्री ने, आप ही के लोगों ने संसद में खड़े होकर के कहा था कि ये फीजिबल नहीं है, और अब आप किसानों के साथ खड़े हुए हैं। एक बात। दूसरी चीज, एक मुद्दा और सामने आया कि आखिर ये जो आपका, जो आपने कहा कि अकाउंट फ्रीज होने की बात है, का ये आयकर विभाग की कार्रवाई है और वो उसके ट्रिब्यूनल में गया है, तो वो फिर न्यायिक जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी, उसमें बीजेपी पर या प्रधानमंत्री पर आरोप लगाने का क्या उसका फायदा है? किस तरह से उसको देखा? वो भी बता देता हूं मैं आपको निखिल जी। यदि आप 5 साल पुराना केस ठीक चुनाव के वक्त आयकर के नियमों के हिसाब से बता के हम पर लगा सकते हैं, तो 1925 से जो आरएसएस बिना किसी औपचारिक अस्तित्व के ऑपरेट कर रही है, हजारों करोड़ की संपत्ति बना रही है, उस पर अभी 10 साल में नरेंद्र मोदी ने कोई भी नकेल क्यों नहीं कसी? चलिए, कांग्रेस तो बहुत खराब है, कांग्रेस से ज्यादा खराब कोई है ही नहीं आपके अनुसार, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी तो यही बोल के आए थे ना कि हम सब कुछ कर देंगे। आपको मालूम है आरएसएस के पास कितना पैसा है? नहीं। आरएसएस कुछ है भी या नहीं, ये नहीं जानता कोई। आरएसएस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है सर, वो एनजीओ है। नहीं, सुनिए, नहीं है, फिर भी उसके खाते हैं। यश जी को जानकारी नहीं है, यही तो बात है। लेकिन अगर आप देखिए आरएसएस पर मैंने, अवधेश जी आपको जोड़ रहा हूं, अवधेश जी आपको लाऊंगा, उनको पूरा कर लेने दीजिए, उनको पूरा कर लेने दीजिए। समय नरेंद्र मोदी के झूठ, जुमले और बकवास से त्रस्त हो चुका है। ठीक है, आपकी बात हो गई। अवधेश जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। किसानों की आय दुगनी हुई है। ठीक है, ठीक है। बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है क्या? और आप सुन लीजिए, यश जी को सुन, अवधेश जी को सुन लीजिए। यश जी ने कांग्रेस के खातों की कानूनी स्थिति पर समय पर इन्होंने 20% जो उसको जमा क्यों नहीं किया, उसके कितने नोटिस आए हैं, इस पर कुछ नहीं बोला है। इनको आरएसएस नजर आ गया। किसान आंदोलन की जहां तक सवाल है, फिर मैं कह रहा हूं कि पत्रकार, सुनिए, या तो आप ऐसा है, अरे सुन लीजिए, अब आप चर्चा में आए हैं, अब चर्चा में आए हैं तो कोई विपक्ष में बोलेगा, कोई पक्ष में बोलेगा, उस पर इतना आक्रोशित मत होइए, आक्रोशित मत होइए, एक करके बोलिए। अरे आपको भी बोलेंगे, आपको बोलने का मौका देंगे, ऐसा तो है नहीं। नरेंद्र मोदी के चारों तरफ ठीक है, आपको बोलने का मौका तो दिया गया है ना, आपको फिर देंगे मौका, एक करके बोले। नहीं, इतना गुस्सा नहीं, गुस्सा किस पर करते हैं आप? आयकर पर करिए, नरेंद्र मोदी जी पर करिए, मेरे पर क्यों करते हैं? मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मेरे पर गुस्सा करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ, आप अपना डेजिग्नेशन सही लिख लीजिए। आप संघवादी, मेरा डेजिग्नेशन देश को पता है। अब आपके कहने से तो मेरा डेजिग्नेशन ना बदलने वाला है। आपसे अगर अलग राय रखेगा तो डेजिग्नेशन बदलवाने लगेंगे। अब आप भी केजरीवाल जी की राह पे चल गए, मुझे ऑनर इस तरह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन कम से कम उस तरह की बातें ना करें, इस तरह की बातें ना करें भाई। हाँ ठीक है, पर्सनल अटैक करके, पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ, किसान आंदोलन को, जो कोई भी चैनल देख रहा है, कांग्रेस ने पिछली बार भी मदद की थी, पूरा खाद पानी दिया था,
उस दौरान 5 राज्यों के चुनाव हुए, एक में भी कांग्रेस को वोट मिला हो तो बताइए। 5 राज्यों के चुनाव 2022 में हुए थे, कांग्रेस इसको समझने की कोशिश ही नहीं करती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपको एक निहायत ही हिंसक तरीके से जो लोग आगे बढ़े हैं। भारत में ऐसे आंदोलन की परंपरा तो रही नहीं है, बड़े बड़े आंदोलन हुए, हम सब लोगों ने आंदोलन में भाग लिया। अब हर चीज में आरएसएस को ले आते हैं। आरएसएस वो जो मस्जिद तोड़ते समय आपने दंगा मचाया था, सुन लीजिए जो आज सुन लीजिए ना, आपकी सरकार, अरे आपकी सरकार, जो आपकी सरकार यूपीए के दौरान भी आरएसएस के खातों पर प्रश्न अरे ये सब कह के जनता के बीच में जाइएगा, अभी बीच में मत बोलिए यश जी, आप डिस्टर्ब मत करिए, दूसरे को डिस्टर्ब मत करिए। आरएसएस का जहां तक सवाल है उस पर बहुत सारे प्रश्न उठे, लेकिन यूपीए शासन काल में उसके खातों को लेकर प्रश्न उठे हैं। आरएसएस के से मांगे गए थे, इनकम टैक्स ने मांगा, उसने उत्तर दिया था। उस समय इनकी सरकारें हैं, पूरा उसने विवरण दे दिया था कि हमारे खाते किस ढंग से चलते हैं। अभी कहते हैं कि हमारे पास है ही नहीं। अब आपके पास नहीं है इसका थोड़े अर्थ है, मैं तो कह रहा हूं कि आपकी जहां स्टेट गवर्नमेंट है वहां आरएसएस के खाते की जांच करवा लीजिए। अगर सेंटर में नहीं है तो आपको किसी ने रोका है? आपके पास भी इकोनॉमिक विंग है, आपके पास लेकिन ठीक है, मैं आखिरी कमेंट्स विनोद मिश्रा जी के पास जाऊंगा। मैं कांग्रेस पार्टी के खाते को फ्रीज करने के पक्ष में नहीं हूं, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं आपको। लेकिन कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, उसको भी कानून का पालन करना पड़ेगा। और जो मुद्दा कानून का है, सुनिए, जो मुद्दा कानून का है उसको कानून के अनुसार जवाब देनी पड़ेगी। उसको राजनीतिक रंग जवाब देते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये मुद्दा बिल्कुल कानूनी है। ये मुद्दा आपने समय पर आपने जो है वो 20% जमा नहीं किया है, उसने नोटिस दिया है, ट्रिब्यूनल में गया हुआ है, इसमें पॉलिटिक्स। विनोद मिश्रा जी, आखिरी कमेंट्स आपसे चाहेंगे चलते चलते कि ये तमाम सारी बातों के बीच में आखिर क्यों जो कांग्रेस के या इंडी गठबंधन के जो साथी हैं वो साथ छोड़कर जा रहे हैं? यात्रा जरूर राहुल गांधी की आगे बढ़ रही है। देखिए, आज राहुल गांधी बिहार से उनकी यात्रा जो है वो यूपी पहुंच रही है यात्रा, और यूपी में आने का उनका स्वागत जो है कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस जन कर ही रहे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सोनिया गांधी की जो कल भावनात्मक अपील थी और वो चिट्ठी थी रायबरेली की जनता के नाम से, उसकी भी चर्चा आज यूपी में काफ़ी है। अब दिनेश सिंह, जो आपने अभी अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे, दिनेश सिंह पिछली बार रायबरेली से सोनिया गांधी के अगेंस्ट में बीजेपी से खड़े हुए थे। वो कह रहे थे कि ये सोनिया गांधी की जो अपील है, वो इस अपील को आप ही समझिए कि जब वो जीत के गई थी तो दोबारा अपना इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो सर्टिफिकेट मिला था वो भी लेने नहीं आई थी। तो ये सरोकार वो बता रहे थे कि आपने रायबरेली से कैसा आपने सरोकार रखा है। रही बात, जब वो परिवार की बात करते हैं और कहते हैं कि आपके लिए हमारा परिवार की जिम्मेदारी है, तो ये बात मानी हुई बात है कि प्रियंका गांधी वहाँ से इलेक्शन इस बार लड़ रही है। शायद उनका पहली बार प्रियंका गांधी भी आएंगी मैदान में, चुनाव मैदान में। कैंपेनिंग उन्हीं के, जो सोनिया गांधी के लगातार कैंपेन पिछले दशक से आप कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी ही संभाल रही थी, तो उनका अपना एक कनेक्शन है। यूपी में उनका जो जनरल सेक्रेटरी बनी थी तो यूपी के लिए ही इंचार्ज थी। तो ये सारी चीज में अब यात्रा को लेके वहां पे किस तरह के राहुल गांधी माहौल बना सकते हैं, ये बात भी देखने लायक है। क्योंकि यात्रा जो उनकी एक लंबी चौड़ी यात्रा थी, 20 से ज्यादा कंस्टिट्यूएंसी में, वो यात्रा छोटी हो गई है। अब कुछ खास जगहों पे वो जा रहे हैं, उसमें क्या मजबूरी थी ये तो कांग्रेस जन ही बताएंगे। लेकिन अब ये लगता है कि यूपी की यात्रा वो जल्दी से निकल के फिर दूसरे राज्यों। ठीक है, यश श्रीवास्तव जी, यात्रा छोटी करने के पीछे क्या मजबूरी थी? यात्रा छोटी करने के पीछे मजबूरी कोई भी नहीं है। यात्रा हमारा अपना निर्णय है, हम उसको किस तरीके से किस तरह प्लान कर रहे हैं वो हमारी इच्छा है, हमारा डिस्क्रिप्शन है। हम जनता के बीच में सीधे कनेक्ट करते हुए जमीन पर चल रहे हैं। हवा में उड़ते हुए फालतू बातें करते नेताओं को ये बात आप जरूर बताएं। ठीक है, चलिए, यानी कि ये आपका निर्णय है। इससे पहले आपने इसको यही कहा जाएगा या तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं की थी और या तो उसको बाद में प्रॉपर प्लानिंग नरेंद्र मोदी ने नहीं की है निखिल जी। नोटबंदी में अब हमारे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है इसको आगे बढ़ाने का। हालांकि एक नरेंद्र मोदी पर आगे चर्चा कर लेंगे, ठीक है, आगे फिर चर्चा करेंगे। यश जी, आपको फिर बुलाएंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे। श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अवधेश कुमार जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और विनोद मिश्रा जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद बात करेंगे कि आखिर जो संदेश खाली की जो घटना है उसके क्या मायने हैं, साथ ही साथ किसान आंदोलन आखिर वो किस तरह से शांत करने की कोशिश की जा रही है। जो सरकार है वो बात करने की कोशिश कर रही है। रविवार को अगले दौर की वार्ता होगी, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे
पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प, विकसित भारत। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और बात करेंगे किसान आंदोलन की, जहां पर कहा जा रहा है कि बातचीत से ही हल की उम्मीद है, और यही बात केंद्र सरकार और उनके मंत्री भी कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान संगठनों का डेरा जो है वो लगातार लगा हुआ है, चौथे दिन भी। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान संगठनों का डेरा चौथे दिन भी लगा है। कल एक वार्ता हरियाणा में, माफ कीजिएगा, चंडीगढ़ में हुई थी, और उसको ये कहा गया है कि अगली वार्ता अब रविवार को होगी। लेकिन बातचीत की पहल से समस्या हल होने की उम्मीद है। किसान फिलहाल सड़कों पर, रेल की पटरियों पर डटे हुए हैं, लेकिन बातचीत से इस समस्या को हल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय के साथ तीसरे दौर की मीटिंग चंडीगढ़ में कल हुई थी। एमएसपी सहित किसान संगठनों के अन्य मुद्दों पर इस मीटिंग के दौरान चर्चा की गई। अगली मीटिंग रविवार को है, तो बेहद महत्वपूर्ण चर्चा रही है ये। और किसान नेता सरवन पंढेर ने कहा कि हम चाहते हैं कि कोई सुखद हल निकले। तो किसान नेता ने कहा है कि हम चाहते हैं कि इसका कोई सुखद हल निकले। कल जो मीटिंग रही वो सकारात्मक माहौल में हुई चर्चा। संयुक्त किसान मोर्चा के दूसरे संगठन का आज भारत बंद का आह्वान है। तो संयुक्त किसान मोर्चा का जो दूसरा धड़ा है उसने आज भारत बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों ने बंद का समर्थन किया है। दिल्ली सहित अन्य मंडियों में सामान्य दिनों की तरह खरीदारी हुई है। तो यानी कि जो इस बंद का है वो असर नगण्य सा है, दिखने में असर इसका आया नहीं है। किसानों में बंद को लेकर कोई उत्साह नहीं दिखा। छोटे किसानों की रोजी रोटी जरूर प्रभावित हुई है इस बंद से। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का दावा है कि देश दलहन को लेकर होगा आत्मनिर्भर। 16 मिलियन टन से दाल की पैदावार 5 वर्षों में हुई है दोगुनी। तो दलहन को लेकर के कृषि मंत्री का दावा है, और दलहन की आयात कम होने से किसानों की आय में वृद्धि हुई है, और जल्द ही देश इस मामले में आत्मनिर्भर होने जा रहा है। अन्नदाता के लिए समर्पित मोदी सरकार रही है, और 22 फसलों के एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। पिछले 10 वर्षों में जो किसान का बजट रहा है, कृषि बजट रहा है, वो 5 गुना वृद्धि उसमें की गई है। पहली बार लागत मूल्य से 50% की एमएसपी रिटर्न की गारंटी दी गई है। तो ऐसा पहली बार हुआ है आजादी के बाद से। अब तक महज कुछ ही फसलों और कुछ ही किसानों को हो रहा है एमएसपी का फायदा। तो ये भी समझने की जरूरत है, क्योंकि जो छोटी जोत वाले किसान हैं वो 90% से ज्यादा हैं इस देश में। देश में 1% किसान के पास 5 एकड़ जमीन, छोटे किसानों को नहीं मिलता हक। बल्कि अगर इसको और कम कर दिया जाए, 2 एकड़ में लेकर आए, तो 90% किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है।
फिलहाल कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जो कल की वार्ता हुई उसको लेकर के कि शांतिपूर्वक किसानों से मुलाकात हुई और मुद्दे पर बातचीत की गई। अब अगली मीटिंग रविवार को होगी। पॉजिटिव चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। और इस मामले में किसान नेताओं का क्या कुछ कहना है इस मीटिंग को लेकर, आइए वो भी सुन लेते हैं। ये सारा एक चर्चा मंगदा सी ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ मीटिंग ਦਾ ਫਿਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ मीटिंग करांगे। और किसानों के जो ये भारत बंद का आह्वान किया गया है इसको लेकर कैसा असर रहा है, इस पर हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने बात की वहां मौजूद लोगों से और किसानों से। नहीं पड़ रहा है ये जो किसान आंदोलन में जो किसान बोले हैं कि पूरा भारत बंद है, यानी उसके बोलने से पूरा भारत बंद नहीं है, बस बंद वहीं पे क्या कहते हैं शंभू बॉर्डर पे वही किसान बंद कर रखे हैं अपना पूरा भारत। ये पूरा हमारा मंडी जो है सब्जी मंडी सब खरीद रहे हैं, माल आ रहे हैं और हम लोग खरीदारी कर रहे हैं, दुकान पे पूरा माल भरा पड़ा। अगर भारत बंद रहता तो इतना माल कहाँ से हमारे दुकान पे आता। आज उन्होंने कहा कि भाई भारत बंद है, ऐसा कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। नरेला में तो बिल्कुल ही नहीं है। नरेला खुला हुआ है और जिस रोड पर हम चल रहे हैं वो कोई दिक्कत नहीं। बाजार में यहाँ नॉर्मल तो कोई वो नहीं है, यहाँ तो सब खुला है। बाकी गाँव में कुछ हो तो पता नहीं है, लोकल एरिया में तो कोई बंद नहीं है। और बाकी जो बॉर्डर सील होने के मारे ग्राहकों का बड़ा उसमें फर्क है, क्योंकि आदमी आएगा जाएगा नहीं तो फिर मार्केट में क्या होगा, सब खाली पड़े मार्केट और खुले सब हैं। नरेला के बाजारों से लेकर नरेला की सब्जी मंडियों तक हमने पड़ताल करने की कोशिश की कि ये जो बंद का ऐलान किया गया है इस ऐलान का कितना असर है। सभी दुकानें खुली हुई है, ये जरूर है कि कुछ खरीदारी में कमी आई है, लेकिन अगर हम बंद की बात करें तो बंद बेअसर है। कैमरामैन ललित के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, नरेला। तो ये थी बंद की बात, कह रहे हैं कि बंद बेअसर है। आम लोगों का भी यही कहना है और आम लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस आंदोलन को लेकर, आइए वो भी सुन लेते हैं। ट्रक पूरे आ रहे हैं, माल बराबर आ रहा है, नहीं कोई असर नहीं है, माल पूरा आ रहा है। कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोगों ने बदनाम कर रखा, कुछ नहीं सरकार को, गवर्नमेंट को। ये असर तो कोई दिखाई नहीं दिया इसका। सभी गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, ट्रक भी आ रहे हैं, लोग काम भी कर रहे हैं और सभी लोग आ जा रहे हैं। बंद का तो कोई फर्क यहाँ नहीं दिख रहा है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज यादव इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अनुज, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं। जी अनुज जुड़े हुए हैं। अनुज, सबसे पहले तो आपसे अपडेट जानना चाहेंगे, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इस आंदोलन को लेकर के, और जो किसान हैं वो फिलहाल अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। देखिए निखिल, जैसे आपने भी बताया 3 दौर की वार्ता हो चुकी है। तीसरे दौर की वार्ता के बाद एक उम्मीद जगी है कि सरकार और किसानों के बीच हो सकता है कि चौथी वार्ता जो रविवार को होगी उसमें इस समस्या का हल निकल आए, कोई ऐसा समझौता हो जाए जिससे किसान सहमत हो जाएं। दूसरी बात, जिस तरीके से पूरी आपने स्टोरीज के अंदर बताई, भारत बंद का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कल जो 8 घंटे बातचीत चली है 3 केंद्रीय मंत्रियों और किसान प्रतिनिधियों के बीच में, उसमें एक फैसला तो जरूर हुआ है कि किसान अभी जहां बैठे हैं वहीं रहेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक चौथे दौर की वार्ता नहीं होगी। दूसरी, किसान नेताओं ने भी अब अपील की है अपने लोगों से कि आप किसी भी तरीके का कोई उग्र प्रदर्शन नहीं करेंगे, और किसानों की आड़ में अगर कोई उग्र प्रदर्शन करता है या उग्र होता है, हिंसक होता है, तो उस पर नजर भी किसान रखें। तो ये एक अच्छी बात है कि
एक रास्ता और समाधान निकालने की तरफ जो है दोनों आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी, आपने जिस तरीके से निखिल आपने बातें बताई हैं कि ये हरियाणा और जो पंजाब की सीमा है, सिर्फ यहीं तक अभी इस किसान आंदोलन का असर देखा जा रहा है और इसके आगे हरियाणा सरकार ने, प्रशासन ने पूरी कोशिश की है कि लोग जो हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी भी तरीके से जनमानस को दिक्कत ना हो। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हुई हैं, आवागमन में दिक्कत ना हो। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि स्थिति अभी सही बनी हुई है, लेकिन किसान अपनी जिदों पर अड़े हैं। इसका समाधान निकालने के लिए एक दौर की वार्ता रविवार को और होगी। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं इस विषय पर, आइए वो भी सुन लेते हैं। अगर 5-6 मुद्दों को देखा जाए, खाद, पानी, एमएसपी पर खरीद या फिर बैंकों से ऋण से लेकर मुआवजे तक, इन सभी पहलुओं पर जो मोदी सरकार ने किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। 7 लाख करोड़ रुपया 2013-14 में ऋण दिया था कांग्रेस के समय। मोदी जी की सरकार के समय पिछले साल 20 लाख करोड़ से ज्यादा ऋण मिला। इनके समय कोई मुआवजा नहीं मिला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। हमारे यहाँ पर 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा 1,54,000 करोड़ का मुआवजा मिला। कुल खरीद एमएसपी के अंतर्गत यूपीए के 10 साल में 5.5 लाख करोड़ की हुई। गेहूं, धान, दलहन, तिलहन की मोदी जी की सरकार में 18,39,000 करोड़ की हुई। इनके समय सिंचाई योजनाएं बंद पड़ी थी, हमारे समय 15,511 करोड़ रुपए खर्च हुआ। और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदर्शनकारी भी हिंसा और तोड़फोड़ नहीं करेंगे। मैं इतना ही कहूंगा, इसको राज्यों के मुद्दे में न लेके जाए। अगर मैं अब ये कहूं कि जब कांग्रेस की सरकार राज्य में थी तब दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री होने के नाते कहते थे कि पंजाब भी एमएसपी लागू क्यों नहीं करता। भगवंत मान जी भी उस समय बड़े बड़े सवाल खड़ा करते थे, लेकिन आज वो स्वयं मुख्यमंत्री, उनकी अपनी सरकारें हैं, तो क्या उसका जवाब वो देंगे? और दूसरा, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, उनको अपने यहाँ पर कानून व्यवस्था बनानी है। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रदर्शनकारी भी कोई हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ नहीं करेंगे और राज्य की सरकार भी आंदोलन शांतिपूर्वक होगा तो वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। और बात करेंगे संदेश खाली में हिंसा और उसके बाद जो पूरा एक माहौल गर्म है उसको लेकर के बात करेंगे। अपराधी फरार है, पीड़ितों पर वार हो रहा है और आखिर ये सवाल उठ रहा है कि क्या कुछ छिपा रही है ममता बनर्जी और उनकी सरकार। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में तूल पकड़ लिया है और बीजेपी इस पर प्रदर्शन कर रही है। संदेश खाली के दौरे से लौटे एससी कमीशन ने कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के हालात हैं और उनका कहना है कि ये रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को देंगे। कमीशन ने राष्ट्रपति को सौंपी है अपनी रिपोर्ट। दरअसल अपनी रिपोर्ट उन्होंने सौंप दी है और राज्य के हालात पर चिंता जताई है। और कमीशन ने कहा कि राज्य के अधिकारी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रहे हैं। एससी कमीशन ने राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव से महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर जवाब मांगा है। वही बीजेपी के फैक्ट फाइंडिंग टीम को पुलिस ने संदेश खाली जाने से रोक दिया। 30 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। इस टीम में 6 सांसद हैं जिसमें 2 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसद शामिल हैं। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अरुण हल्दर ने क्या कुछ कहा, आइए भी सुन लेते हैं। कल जब संदेश के लिए हम लोग पहुंच गए थे, उधर में एक टेरर परिवेश तैयार किया है। वो शाहजहान मोल्ला एंड गैंग वो पूरा मिलके ऐसा एक भयानक वातावरण तैयार किया है। लोग कुछ बोलने के लिए ही साहस नहीं है। सामने आने के बोलने से ही वो लोग डर रहे हैं। वो लोग एक ही चीज बोल रहे हैं, जब आप इधर से चला जाओगे तब तो हमारे ऊपर दोबारा ये लोग हमला करेगा, हम कैसे बता सकता है। तब भी हम लोगों को आश्वासन किया है, जहाँ भी हम लोग है पूरा टीम हमारे इधर रहेगा, आप चिंता मत करो। बहुत आश्वासन देने के बाद 2-4 लोगों ने मुंह खुला है, उन्होंने बोला है ऐसा ऐसा घटना हम लोग को हुआ है। महिला को कैसे कैसे बुला के पार्टी में जाके और पूरा रात भर बैठा के रखते, उन लोग के साथ गलत काम करता है, ये वाला चीज उन्होंने बताया है। उसके बाद हम लोग पुलिस का बड़े अधिकारी मौजूद था, उनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए
हम लोग गए थे संदेशखाली थाना में, लेकिन हम लोग देख के पुलिस देख लोग भाग गया, हमारे साथ बात भी नहीं किया। उसके बाद हम लोग तुरंत निर्णय लिया है कि हम लोग महामहिम राष्ट्रपति से मिलने का समय मिला है। महामहिम राष्ट्रपति हमको टाइम दिया है, आज 11 बजे महामहिम राष्ट्रपति की रिपोर्ट भेजा है और उसी रिपोर्ट में एक ही मुद्दा, एक ही एजेंडा मैंने लिख के दिया है। कानून में अनुसूचित जाति वर्गों को सेफगार्ड करने का आर्टिकल 338 में है, वो सरकार एट्रोसिटी वायलेट कर रहा है और सरकारी मदद में हो रहा है, इसके ऊपर 100% राष्ट्रपति बन सकता है। इसी का आधार पर मैंने रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे दी। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हमारे संवाददाता प्रसेनजीत, समय बिल्कुल नहीं है, आपसे अपडेट तो जानना ही चाहेंगे, ये भी जानना चाहेंगे ममता सरकार पर इतने सारे डेवलपमेंट्स हैं, क्या कुछ असर पड़ रहा है संदेशखाली को लेकर? नहीं, देखिए, सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। मैं सिर्फ 2 उदाहरण दे दूं और पूरे जो हमारे दर्शक को समझ में आ जाएगा। तो प्रसेनजीत के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिलहाल संदेशखाली के जो हालात हैं उससे आप जरूर रूबरू हुए हैं। वहां पर बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम को न सिर्फ रोका गया, जो एससी कमीशन था जो संदेशखाली का जिसने दौरा किया वो लौट कर आया और उसका ये कहना है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाए जाने जैसे हालात है, स्थिति बहुत नाजुक है। फिलहाल इस वक्त में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।